जय हिंद आप सभी को। आज इंटीरियर पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपका सेट कोई भी मिस हो गया है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला हुआ है। तो जो भी सेट आपका छूटा है ज़रूर जाके देखिए, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें क्लिक कीजिएगा, या तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। आंसर जो भी आपको पता है आंसर कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर गुफाएं कौन सा एक नहीं है। बोल रहा है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुनी नहीं है लेकिन सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है, विश्व जोपरी है। तो याद रखिएगा कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो नागार्जुनी नहीं है, सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है, विश्व जोपरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निर्गंध कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निर्गंध कहलाते थे। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी झील कौन सी है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा था कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। चिल्का झील याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 है, 5। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप के नाम से जानते हैं। अभी पता है आज ही बिहार पुलिस का डेट आ गया, एग्जाम का अगस्त में एग्जाम होने वाला है। तो अच्छे से कमिट कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा अच्छा होगा। और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा डाला हुआ है। तो अगर आप ये पूरे सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसका टेस्ट भी होता है, शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है इस ग्रुप में। एक नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है। तो हम तीनों का, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप और एक टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप, तीनों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट देने से रिवीजन ज़्यादा होगा। आपको पता है इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद सारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो और ज़्यादा ही फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका होगा आइसलैंड द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। मुंबई हाई में ONG के द्वारा वाइल्ड नेचुरल गैस, मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलुई मिट्टी में क्या होती है, कैपिलरी की क्रिया ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू है, द हिंदू। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी ने किया था वन महोत्सव की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो ये 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइकॉर्निया है, आइकॉर्निया। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। तो आइकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी देनदारी प्रबंधन नहीं है लेकिन कैरी फॉरवर्ड है, बाय बैक है, डिपॉजिटरी है।
नेक्स्ट है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, लेकिन सभी अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन निगम कर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? भाई इसका आंसर क्या होगा? निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल ने कहा था। क्या कहा था? कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्षेत्र में पता है कि महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश को दर्जा दिया गया? तो 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा कि वित्त एवं कर्मचारी समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों में शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में किया गया था। याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का के अनुसार जो है क्या होता है? राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका आंसर क्या होगा? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने रखा था। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा इनमें से किसमें मिलती है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस में मिलती है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा इनमें से किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस में पुस्तक में मिलती है। इसके लेखक बोलेगा कौन था? विशाख दत्त है, याद रखिएगा, विशाख दत्त। इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? 27 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, बी और सी हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से नहीं है। तो बी और सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम में किया गया था। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन घोषित किया था, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर है 31, बोल रहा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का निम्न विषय क्या था। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की निम्न विषय क्या था। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार मार्का था, औद्योगिक परिरूप था और भौगोलिक संकेत था। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। इसमें आंदोलन का विद्रोह दिया, प्रभावित क्षेत्र कौन सा आंदोलन विद्रोह था, तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित था। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फकीर विद्रोह किस समय था। फकीर विद्रोह था बंगाल से, याद रखिए फकीर विद्रोह बंगाल से। और कूका आंदोलन किस समय था। कूका आंदोलन था पंजाब से, कूका आंदोलन पंजाब से। और मोपला विद्रोह कहाँ से। मोपला विद्रोह था केरल से। और खासी विद्रोह कहाँ से था, असम से प्रभावित क्षेत्र था। तो फकीर विद्रोह का बंगाल, कूका आंदोलन का पंजाब, मोपला विद्रोह का केरल, खासी विद्रोह का असम। 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 33, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी सदाशिव अय्यर थे, लेडी सदाशिव अय्यर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरंडम है। एल्यूमिनियम का एस्क कौन है, तो कोरंडम है। लेकिन नाइटर नहीं है, सिलेस्टाइन नहीं है, किसी राइट नहीं है। नेक्स्ट है पुरानी तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक में। क्या है, तो एफ ब्लॉक में। एक सेकेंड, इसका आंसर अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, जिसका एफ ब्लॉक है इसका आंसर है। इसमें एफ ब्लॉक भी होता है, एस ब्लॉक भी होता है। इसका आंसर ना ए और डी दोनों होगा, याद रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। या इसका ए और डी ना एफ एस ब्लॉक में भी होता है, एफ ब्लॉक में भी होता है। इसका आंसर ना ए होगा, एस और एफ दोनों होगा, एस और एफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 36 पे 37 पे, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में सबसे अधिक उड़नशील कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। इसमें है अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में सबसे अधिक उड़नशील कहा जाता है। तो अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 से बोल रहा है एक लेंस में प्लस 2.0 OD 2.0 डी की शक्ति है। एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। जिसका राइट 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल में 0.5 मीटर होगा, उत्तल में 0.5 मीटर। नेक्स्ट है ताप बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, ताप बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। 40 का आंसर बताइए क्या होगा। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान के मापन में किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है किसको। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है किसको। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कितना होता है? 120 दिन। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस है, एस्केरिस। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 सूची 2, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लाइपेज क्या होगा? लाइपेज हो जाएगा बसा विघटन एंजाइम। लाइपेज क्या है? बसा विघटन एंजाइम है। और ये माइलेज क्या है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। इरेप्सिन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। रेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन है। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज, वसा का विघटन एंजाइम तो लाइपेज, और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल बोलेगा तो क्या होगा? तो इरेप्सिन होगा। 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह रखिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है विशुद्धि मंग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान से संबंधित है, हीनयान से। नेक्स्ट है जैन संहिता के नाम से विख्यात हुआ। जैन संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन हुआ था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत को जो है ना, महाभारत ही जय संहिता के नाम से क्या था? विख्यात था। अब आइए स्मरणीय तत्व पे। सेट के लास्ट में दिया रहता है स्मरणीय तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है लास्ट में, हर सेट के पीछे दिया रहता है VVI पॉइंट। इसको देखते हैं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां था। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था? मुर्शिद कुली खां। और किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से फिर क्या ले गया? मुंगेर स्थानांतरित किया। ये किया था मीर कासिम। अगर पूछे मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया तो मुर्शिद कुली खां, अगर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया तो मीर कासिम ले गया था। नेक्स्ट है किसने बंगाल में इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खां ने किया था। किसने बंगाल में इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खां ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? अलीवर्दी खां के शासनकाल को ना बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में प्रथम गिरिया का युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों व मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो बक्सर का याद रखिएगा कि अंग्रेजों व मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? गुरु नानक को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के थे। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किया था? कौन किया था? गुरु नानक ने किया था। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किया था? गुरु नानक ने किया था। नेक्स्ट है किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो ये किया था गुरु अंगद। अगर बात करें सिख संप्रदाय की स्थापना से गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय की लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था? गुरु नानक। और किसने गुरुमुखी लिपि के शुभारंभ किया था? एक किया था गुरु अंगद। नेक्स्ट है अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था? गुरु अमरदास ने दिया था। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था? तो गुरु अमरदास ने दिया था। नेक्स्ट है किसने अमृतसर की स्थापना एवं वहां के जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास ने करवाया था। नेक्स्ट है किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था, याद रखिएगा।
जिसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोबिंद ने करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कब, कहाँ? तो ये हुआ था पटना में, हुआ था 1666 में हुआ था। तो याद रखिए, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा जाता है? सच्चा पातशाह। और गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। क्या कहा था? सिंह जोड़ने को। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। और गुरु गोविंद सिंह ने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। कौन दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो जफरनामा फारसी में किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? तो 25 अप्रैल 1809 को। लाहौर की संधि कब होता है? तो 9 मार्च 1846 को होता है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। भैरावल की संधि कब होता है? तो 22 दिसंबर 1846 को भैरावल की संधि होता है। याद रखिएगा, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 और भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। नेक्स्ट है, युद्ध दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ, गवर्नर जनरल। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में था लॉर्ड डलहौजी था। तो सेट नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले का जो भी सेट आपका छूट गया जाके जरूर देखिए, और स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देखिए। जो भी सेट छूट गया उसको फिनिश कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका हम PDF का लिंक और टेस्ट ग्रुप का लिंक और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप का लिंक, तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए तीनों ग्रुप और टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि अभी पता है अभी इलेक्शन हो रहा है, सब एग्ज़ाम होगा बिहार में और सेंटर में भी होगा। तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को रेगुलर रखिए।